आज से हम कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं का व्याकरण शुरू कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाने का काम करता है और व्याकरण से भाषा हमारी समृद्ध होती है। परीक्षा में भी व्याकरण का अहम महत्व है। न केवल व्याकरण के प्रश्न के लिए बल्कि अन्य जो प्रश्न है उनके उत्तरों में भी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना या ध्यानपूर्वक अध्ययन करना बड़ी महत्व की बात है। आज हम पहला भाग देखेंगे, संज्ञा। उदाहरण के तौर पर, भारत महान देश है, नेहा अच्छी लड़की है। इन दो वाक्यों में भारत, देश और नेहा ये संज्ञाएं हैं। इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण आदि का बोध जिससे होता है उसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है। ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का ही बोध होता है। एक ही प्राणी का बोध होगा, एक ही स्थान का बोध होगा या फिर एक ही वस्तु का बोध होगा, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन एक ही व्यक्ति है। टैक्सी से हम मडगांव पहुंचे। मडगांव एक ही स्थान है। तीसरा वाक्य, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया। करामत अली एक ही व्यक्ति है। मतलब जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का, एक स्थान का, एक प्राणी का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर दूसरे किसी का बोध नहीं होगा। सिरचन नाम के 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति का बोध होता है, एक प्राणी का बोध होता है, वैसे जातिवाचक संज्ञा में प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वाक्य देखिए, ज्ञान सिंह ने एक गाय खरीदी। गाय शब्द है तो गाय शब्द से संपूर्ण गाय की जाति का बोध होता है। दूसरा वाक्य देखो, भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। भिक्षु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य देखिए, पर्वत ऊंचे होते हैं। पर्वत शब्द से संपूर्ण पर्वतों का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में ध्यान रहे, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि हमने अगर उदाहरण के तौर पर लिया कि कुत्ता ईमानदार प्राणी है, तो संपूर्ण एक जाति का यहाँ पर बोध हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। किसी वस्तु का भाव, किसी व्यक्ति का गुण, किसी स्थान की गुण, दुर्गुण जो भी हो, वहाँ पर भाव प्रकट होता है, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में आलोक फैलाया, तो आलोक जो है यह क्या है, भाव है एक प्रकार का। हो सकता है कि आलोक एक नाम भी हो, तो वहाँ पर आलोक गांव चला गया ऐसा वाक्य अगर आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर आलोक एक भाव है, इसलिए यह है भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, उन्होंने बड़ी बेदर्दी दिखलाई, तो बेदर्दी भी यहाँ पर एक भाव है। तीसरा है, लेखक ने हमदर्दी जताई। हमदर्दी भी क्या है, भाव है। तो भाववाचक संज्ञा में ध्यान रहे कि ये जो भाव होते हैं ये भाव प्रकट होते हैं, ये दिखाई नहीं देते।
सिर्फ क्या होता है, इसे एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, संपत्ति का बोध होता है, इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला वाक्य देखिए, दाल में घी डालो, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय ने दूध नहीं दिया, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं, यह क्या है, सोना चांदी, यह एक भाव है, माफ कीजिए द्रव्य है, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी पदार्थ का बोध होगा, द्रव्य का बोध होगा या धातु का बोध होगा, इसलिए इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध जिस संज्ञा से होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रहे, यहाँ पर एक का नहीं बल्कि अनेक है। कितने हैं यह नहीं मालूम, बल्कि एक से ज़्यादा है, समूह में है, समुदाय में है, इसलिए इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, भारतीय सेना ने शत्रुओं को पराजित किया। इस वाक्य में सेना, सेना क्या है, सैनिकों की एक टुकड़ी है या एक दल है। सेना में अनेक लोग शामिल होते हैं, लोगों का, सैनिकों का समूह होता है, इसलिए इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य देखिए, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। झुंड शब्द से यह प्रतीत होता है कि झुंड में अनेक बकरियां हैं, 4 है, 5 है, 10 है या उससे ज़्यादा है। वो एक झुंड है, समूह है, समुदाय है, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य देखिए, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। इस वाक्य में टुकड़ी शब्द समूहवाचक है, क्योंकि टुकड़ी में भी अनेक सदस्य होते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों की एक टुकड़ी है, सैनिकों की एक टुकड़ी है, तो टुकड़ी शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इससे हमें यह मालूम होता है कि जिस संज्ञा शब्द से समूह का या समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के ये प्रकार हो गए। अब हम कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला वाक्य, रूपा ने दिया जलाया। पहले वाक्य में रूपा संज्ञा शब्द है, तो रूपा ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये एक स्त्री का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा वाक्य, लोग सभा सोसाइटियों में जाते हैं। सभा से प्रतीत होता है कि अनेक लोग हैं, अनेक लोगों का समूह है, यह समूहवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा वाक्य है, शहर की आबादी बढ़ रही है। शहर शब्द से पता चलता है कि संपूर्ण शहरों का यहाँ पर बोध होता है, किसी एक शहर का नहीं, एक शहर का नाम नहीं है। शहर शब्द आया तो संपूर्ण शहरों का यहाँ पर बोध हो गया, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। चौथा वाक्य, नासिक महाराष्ट्र राज्य में है। नासिक भी एक शहर है लेकिन एक ही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नासिक शब्द से एक शहर का बोध होता है, इसलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक का बोध होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और पांचवा वाक्य देखिए, फूल सुंदर होते हैं। यहाँ पर किसी एक फूल का नाम नहीं है, गुलाब का नाम नहीं है या कमल का नाम नहीं है, संपूर्ण फूलों का बोध होता है, इसलिए यह भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्द भेद में भी आता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य में आए हुए शब्द का प्रकार लिखिए, तो संज्ञा के प्रकार अगर हमने जान लिए, सभी भेद अगर हमने जान लिए, तो हमें अच्छी तरह से वो कौन सा भेद है यह समझ में आएगा, संज्ञा समझ में आएगी,
चाहे कौन सी भी संज्ञा हो, संज्ञा को हमें ध्यान से अगर देखा, हमने अगर उसे पढ़ा तो अच्छी तरह से उसका आकलन होगा। आज के पाठ में इतना ही, कल के पाठ में हम सर्वनाम देखेंगे। धन्यवाद।